फिर बाद में करना जब हम बंद करेंगे। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आप सबसे उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति पर बातचीत करते हुए मन में कुछ आक्रोश भी है, थोड़ी तकलीफ भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन हालात से हमारे नौजवानों को गुजरना पड़ रहा है, उसको लेकर मेरे माथे पर चिंता की लकीरें पहले से बहुत गहरी भी हो गई। देश की आर्थिक स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है। कोरोना की स्थिति भी विषम से विषमतर होती जा रही है। वैक्सीन कब आएगी कोई कह नहीं सकता है। किसान आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार का जो रवैया है वो निराशा को बढ़ाने वाला है। किसान खेती और अपनी आर्थिक बर्बादी को लेकर बहुत चिंतित है। इन सब बातों का असर नौजवानों के भविष्य पर पड़ रहा है। नौजवान जिस समय मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना चाहिए, यदि उस समय वो निराश होगा और उसकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी तो उसका असर उसके भविष्य पर भी, समाज और देश के भविष्य पर भी पड़ना निश्चित है। ऐसा लगता है कि आज के सरकारों के एजेंडे में रोजगार शब्द समाहित नहीं है। उसको गंभीरता से लेने का काम नहीं कर रहे। जिस समय दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, रोजगार लोगों से छिने थे, भारत की उस समय की सरकार ने रोजगार को संभालने में पूरी शक्ति लगाई थी, और उसी का परिणाम है कि 2010-11 में स्वप्निल वृद्धि हुई थी रोजगार की संख्या। और उसके लिए आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को याद किया जाता है। और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तीनों वर्षों में 14, 15, 16 में रोजगार के अवसरों को ढूंढ ढूंढ करके बढ़ाने का काम किया, सरकारी स्तर पर भी, गैर सरकारी स्तर पर। और मुझे इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने भविष्य के लिए भी रोजगार साधक राज्य के रूप में उत्तराखंड दिखाई दे, उसके लिए कुछ बुनियादी कदम उठाए। ये हमारा ही कार्यकाल था जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्था का गठन हुआ, और हमारे कार्यकाल में बड़ी संख्या में उसमें भर्तियां हुई, और अध्याचन तो बड़ी लंबी संख्या है जिनके लिए जारी हुए, हजारों पदों के। मगर तकलीफ है कि उस संस्था को 2017 के बाद निरंतर उपेक्षा झेलनी पड़ी है। इधर लग रहा है कि अब सरकार का ध्यान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उपयोग की तरफ गया है। अब कितना वो आगे बढ़ते हैं इस पर सरकारी
रोजगारों की संख्या पर असर पड़ेगा। हमने मेडिकल भर्ती बोर्ड, शिक्षा भर्ती बोर्ड का भी गठन किया और तकनीकी शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया, ताकि एक जगह बहुत भीड़ न हो टेस्ट आदि करवाने के लिए, इम्तिहान करवाने के लिए अलग अलग माध्यम खोल दिए। और उसी का परिणाम था कि मेरे छोटे से कार्यकाल में हम 30,000 से ज़्यादा 32,000 सरकारी नौकरियां सृजित कर पाए, लोगों को उसका लाभ मिल पाया। हमने महिलाओं के लिए भी रोजगार सृजन पर बहुत फोकस किया, बल्कि पुलिस में तो मैंने एक साथ 1200 लड़कियों को भर्ती करने के आदेश दिए, जिनमें से 1000 के करीब फाइनली भर्ती भी हो गई, जो आज जगह जगह पुलिस व्यवस्था को संभाले हुए दिखाई देती। हमने पीआरडी में, होमगार्ड में बड़े पैमाने पर अपनी बेटियों को भी और विधवा बहनों को भी भर्ती करवाया, और मैंने आदेश दिए कि 30% भर्तियां वहाँ होनी चाहिए। हमने आंगनवाड़ी की संख्या को बढ़ा करके, ताकि आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी सहायिकाओं में भी बड़े पैमाने पर हमारी बेटियों को भर्ती मिल सके, उसके लिए काम किया। और मैंने नीतिगत फैसले के तौर पे इसको घोषित किया कि राज्य सरकार के एक विभाग को हम वर्ष 2017 से केवल महिला सेंट्रिक विभाग के तौर पर विकसित करना प्रारंभ करेंगे, ताकि महिलाओं के अंदर आत्म स्वाभिमान और शक्तिशाली हो सके। जी, महिला शक्तिशाली है तो वह समाज शक्तिशाली है, और उत्तराखंड की महिलाएं अपनी कर्मठता में, योग्यता में, कर्तव्य पारायणता में सबसे आगे खड़ी है। सिर्फ उनको थोड़े अवसरों की तलाश है। दूसरा काम जिसको मैं अपने नौजवान साथी से कहना चाहता हूँ, मैंने बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोले। कोई जनपद ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला। मकसद था कि बड़ी संख्या में नर्सेस की भर्तियां होंगी, बल्कि आज यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मेरा फोकस रहता कि हम और नर्सिंग कॉलेजेस खोलें राज्य के अंदर। कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर नर्सिंग के क्षेत्र में भर्तियां होंगी, नर्सेज की मांग दुनिया भर में होगी, और उस समय उत्तराखंड उसका भरपूर फायदा उठा सकता है। उसी तरीके से हमने जो ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, जो पैरामेडिकल कॉलेजेस भी हैं, हमने उनको भी बढ़ावा दिया। बल्कि एक यूनिवर्सिटी हमने बालावाला में स्वीकृत की, उनको प्राइवेट सेक्टर में उसको मंजूरी देने का काम किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैरामेडिकल के एरिया के अंदर भी एक बड़ी मांग कोरोना के बाद होगी, और पहले भी उस क्षेत्र में बड़ी मांग थी, और हमारे नौजवान उसका भरपूर फायदा उठा सकते थे। और मैंने इसीलिए सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस में भी मैंने कहा उनके साथ आप एक पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर को भी अटैच करिए, ताकि हम उनमें भी बच्चों को ट्रेनिंग दे करके तैयार करने का काम कर सकें। और उसके लिए मैंने कहा आईटीआईज को भी मेडिकल कॉलेजेस के साथ, पॉलीटेक्निक्स को भी मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच करें, ताकि उनसे भी हम कुछ लड़कों को डिप्लोमा होल्डर्स के रूप में शिक्षित कर सकें, और वो आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मेडिकल के और विधाएं हैं, उन विधाओं में अपने लिए अवसर खोजने का काम कर सकें।
मैंने आईटीआई पॉलिटेक्निक्स पर इसलिए जोर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ इस तथ्य को कि दुनिया के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा दक्ष मानवों की ज़रूरत 2022 तक होगी और उसके बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। अकेले भारत के अंदर इस समय टर्नर्स नहीं मिल रहे हैं, प्लम्बर नहीं मिल रहे हैं, कटर्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जो ऐसी जिनमें बहुत हाई स्किल नहीं बल्कि लो स्किल की ज़रूरत है उसके लोग नहीं मिल रहे हैं। हम अपने आईटीआई का पॉलिटेक्निक का उपयोग कर सकते थे जिसमें हायर स्किल भी और लोअर स्किल भी हम दक्ष मानव तैयार करें। और इसीलिए जहाँ भी लोगों ने मांग की मैंने मुक्त हस्त आईटीआई और पॉलिटेक्निक खोले। आप अंदाज लगा सकते हैं पिथौरागढ़ जैसे एक जनपद में इस समय 5 या 6 पॉलिटेक्निक हैं जो कभी एक कमिश्नरी में 1-2 होते थे। हमने इतनी संख्या उनकी इसलिए बढ़ाई और आईटीआईज का तो हम जितने हमारे विकास खंड हैं उससे लगभग दुगने इस समय राज्य के पास आईटीआईज हैं। उनका यदि राज्य सरकार उपयोग करना चाहे, मुझे बड़ी तकलीफ है कि वो आईटीआईज को भी पॉलिटेक्निक्स को भी बंद करने का काम कर रहे हैं। उससे एक दक्ष मानव तैयार करने का जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य में हम पीछे रह जाएंगे। हमेशा हमको अपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके की शिक्षाओं को, तकनीकी शिक्षा को आगे सपोर्ट देने की ज़रूरत है और हमने निरंतर उसको गति दी, ताकत दी ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारी आगे की पीढ़ियां हैं वो देश और दुनिया के अंदर अपनी आजीविका का भी अर्जन कर सकें और हमारे सम्मान को भी आगे बढ़ाने का काम कर सकें। हमने अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ कहीं अवसर बनाए जा सकते थे उन अवसरों को सृजित करने का काम किया। हमारे राज्य के अंदर वनों का उपयोग कॉमर्शियल तरीके से केवल वन निगम के द्वारा होता था और वन निगम की एक्टिविटीज़ एक सीमित क्षेत्र में थी। मैंने एक और निगम गठित करके मैंने कहा नहीं, हम जो इको फॉरेस्ट टूरिज्म कॉरपोरेशन का गठन किया और उसको हमने वन के साथ ही संबद्ध कर दिया। और मैंने वन निगम को ये भी कहा कि आप अपने वहाँ तकनीकी प्रशिक्षण शालाएं भी खोलोगे ताकि लकड़ी के क्राफ्ट को हम आगे बढ़ा सकें। उसके लिए मैंने आसाम से प्रशिक्षक भी मंगा करके रखे और नॉर्थ ईस्ट से भी मैंने कहा प्रशिक्षक मंगाइए ताकि बैम्बो आर्ट और दूसरी लकड़ियों के जो आर्ट है उसको हम हमारे लोग सीख सकें और वो हमारी आजीविका अर्जन का बड़ा माध्यम बन सके। हमने वनों के लिए एक नई दृष्टि पैदा की। उसी प्रकार से होम स्टे को हमने बढ़ाया और मैं चाहता हूँ कि होम स्टे के कैंपेन को हमारे राजनेतागण भी आगे बढ़ाएं। साहसिक पर्यटन में जब मैंने कहा कि खलिया टॉप से हम माउंट बाइकिंग करवाएंगे और उसके लिए हमने न्यूजीलैंड से एक्सपर्ट बुलाए तो लोगों को कभी बड़ा हास्यास्पद लगता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि माउंट बाइकिंग उत्तराखंड के अंदर एक बहुत परिचित शब्दावली बन करके रह गया। टिहरी डैम के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां की और बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ की। हमने वहाँ पर तीनों तरीके के साहसिक के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए नभ का भी, जल का भी और जिसमें माउंट बाइकिंग आदि की होती है उनके लिए भी एक संस्थान खोला। लेकिन आज मुझे जब मैं पिछले दिनों टिहरी गया था तो ये देख करके बड़ा अजीब लगा कि उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे समय में हमने जितने लाइसेंस बच्चों को दिए थे मोटर बोट चलाने आदि के उतने ही बस सीमित है। हम एक उनके लिए वर्कशॉप
वहाँ स्थापित करने का काम नहीं कर सक रहे हैं, ताकि यदि किसी की मोटर बोट खराब हो जाए तो उसको वहीं कुछ मदद करने वाला मिल जाए, उसकी उसकी रिपेयरिंग आदि हो सके। हाँ, हमारे इस समय ध्यान हमने इन चीज़ों की तरफ से हटा दिया है। हम केवल स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मगर स्वरोजगार को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमने कोई लाइन नहीं बनाई है। मैंने 5 किलोवाट तक की बिजली पैदा करने के लिए, सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए 2000 लड़कों को चयनित किया, और हमने कहा कि जितना पैसा लगेगा इतनी बिजली पैदा करने के लिए, उसमें सेंट्रल सब्सिडी भी, स्टेट की भी सब्सिडी हमने इतनी रखी, और जो एक 10-1 हज़ार रुपये की कमी रह जा रही थी वो हमने कहा कि यूपीसीएल देगा, और यूपीसीएल को कहा कि आप इनके साथ करार करेंगे, इनकी बिजली को आप अपनी लाइन के साथ जोड़ देंगे, ताकि हमारे बच्चों को घर बैठे 50-1 हज़ार रुपये की आमदनी हो सके। राज्य सरकार ने सोचा अच्छा, कहा कि 50 किलोवाट तक के बिजली पैदा करेंगे। अब उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। आज बैंकों से मदद नहीं मिल रही है, बैंक आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार ने नारा दिया है, अपनी बात को आगे भी बढ़ाने की कोशिश की है। लोगों ने आवेदन भी किए हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, लेकिन बैंक ऋण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैंकों की अपनी प्रणाली, अपना तौर तरीका है, और आप बैंक को फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए बहुत कम लोगों को इस समय स्वरोजगार मिल पा रहा है। मैंने कोशिश की, इस बात की कि हम अपने सांस्कृतिक विशिष्टताओं का भी इस तरीके से उपयोग कर सकें कि वो हमारी आजीविका वर्धन का साधन हो सके। आप ज़रा कल्पना करें, कभी आपने ऐपण और हमारे वस्त्र आभूषण आदि की बात भी सरकारी स्तर पर सुनी। मैंने ऐपण परिषद बनाई और ऐपण को एक मार्केटिंग फील्ड देने की बात की। रंगोली के घाघरे पिछौड़े की सरकारी तौर पर मैंने कहा इसका प्रचार प्रसार करो। उसी प्रकार से मैंने रेशे के लिए रेशा परिषद बना करके मैंने कहा रेशे का उपयोग हो सके। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देख रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार भी जिस भांग की खेती के लिए मुझे बड़ा बदनाम करते थे, चुनाव में मेरे खिलाफ नारा भी था, आज उसी खेती की बात कर रहे हैं। मैंने कंडाली की बात की, आज कंडाली की चाय भी, कंडाली का सूप भी, कंडाली की सब्जी भी, कंडाली के रेशे के वस्त्र आदि भी हमारे रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से रामबास आदि का भी है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं नहीं जाना चाहता, जिन क्षेत्रों के अंदर अवसरों को हमने शुरू किया मगर उन अवसरों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमको उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे कलाकार इत्यादि बहुत सारे, मेरे समय में बहुत ग्रुप गठित हुए और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपनी आजीविका को भी कर रहे हैं। एक लिविंग सोसाइटी के रूप में, एक जीवंत समाज के रूप में उत्तराखंड का नाम भी रोशन करवाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रेरणादायक गीतों के द्वारा वो हमारे लोगों को प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि हमारे कलाकारों की मदद के लिए इस कोरोना काल में कोई ठोस योजना बना करके सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया है। धीरे धीरे उनमें निराशा आ रही है। पर्यटन को जिस बुलंदियों तक ले जाने के लिए हमने काम प्रारंभ किया था सरकार के स्तर पर, उसमें भी शिथिलता आ रही है। आज यही कारण है कि बेरोजगारी की वृद्धि दर में देश के अंदर जो राज्य सर्वाधिक बेरोजगारी से पीड़ित राज्य हैं उनमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है। आपके को संबोधित कर रहा है हरीश रावत बहुत विनम्रता से कहना चाहता है, मैंने जिस समय त्रिवेंद्र सिंह जी को शासनारूढ़ होते देखा उस समय 2.5% की वृद्धि दर थी बेरोजगारी के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण।
आज वो बढ़ करके 13.5% पहुंच गई है और कुल मिलाकर के इस समय हमारे राज्य के अंदर 23% से ज़्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर हो गई है, जिसमें शिक्षित बेरोजगार और जो अर्ध शिक्षित बेरोजगार हैं, ये उनकी गणना में स्थितियाँ आती है। हजारों पद, लगभग 10,000 पद जिनको हमने अध्याचन की लाइन में डाला था, उनको वर्तमान सरकार ने मृत पद घोषित कर दिया और जो पद खाली भी हैं अभी तक, उनको भरने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। बल्कि आज हालत ये है कि जब कभी मैं कहीं भी कुछ बातचीत करता हूँ, तो हमारे कुछ न कुछ नौजवान उसमें आ करके अपनी अपनी तरफ से इस बात को कहते हैं, सर कुछ रोजगार पर भी बोलिए, कुछ नौकरियों पर भी बोलिए, क्योंकि नौकरियों के दरवाजे खोल ही नहीं रही सरकार। जहाँ खुले भी, जहाँ परीक्षाएं भी हो गई, उनको किसी न किसी तरीके से लटका करके रखा हुआ है, उनको विवादित बना दिया है। आज स्थिति यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बीएड टीईटी वाले हों या हमारे दूसरे प्रशिक्षित बालक बालिकाएं हों, वो भी अपने को अपने भविष्य के लेकर के बहुत चिंतित हैं। जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उनके आवेदन का क्या जवाब आएगा, वो इंतजार में बैठे हुए हैं। उनके आवेदन पर कुछ सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। जिन लोगों ने इम्तिहान दे दिया है, वो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और आज हजारों पद उत्तराखंड के अंदर रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार हिम्मत नहीं कर रही। और दूसरी तरफ जो हमने भर्ती के लिए एक माध्यम बनाया था उपनल का, उपनल कर्मियों के सामने एक अस्पष्ट भविष्य बना दिया है। उसी तरीके के अस्पष्ट स्थिति हमारे अतिथि शिक्षकों आदि के सम्मुख कर दी है और सब लोग आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। मैं अपने सब नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं निरंतर आपकी बात करता हूं और मुझे ये कहते हुए एक अच्छा कर्तव्य बोध की भावना मेरे मन में आ रही है कि मैंने आप नौजवानों के लिए जिस समय मेरे हाथ में बात थी, उस समय भी आपको निराश नहीं किया और आज भी मेरे हाथ में जब कुछ नहीं है, मैं एक अस्त्र विहीन योद्धा की तरीके से हूँ, तो उस समय भी मैंने उन सारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आवाज़ बुलंद की है जो आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से एक मजबूत उत्तराखंड का गठन कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जिस समय तक मेरे अंदर शक्ति है, मैं सरकार किसी की हो, मैं निरंतर उसके ऊपर इस बात का दबाव पैदा करता रहूँगा कि आप हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करो। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह हो, वो भाजपा मार्का हो, कल कोई किसी कांग्रेस मार्का मुख्यमंत्री हो, मेरा इस बात पर फोकस रहेगा कि कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी सरकार आए, वो सरकार रोजगार के अवसरों को पैदा करने का काम करे। उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर रोजगार शब्द राज्य का मोटो होना चाहिए, राज्य का एक घोषित सिद्धांत होना चाहिए और उसके चारों तरफ हमको अपनी नीतियों को विकसित करने का काम करना चाहिए, अपने विकास कार्यों को उसके अनुसार ढालने का काम करना चाहिए। एक रोजगार मूलक राज्य की सोच हमको निरंतर विकसित करने का काम करना चाहिए। इसीलिए मुझे आज ये कहते हुए अच्छा लग रहा है
कि हमारे युवा साथी 21 तारीख को विधानसभा में भी बात को उठाने जा रहे हैं। मैंने आह्वान किया था विपक्ष का कि आप इस विधानसभा के सत्र को, दुर्भाग्य से जो केवल 3 दिन का है, लेकिन मैंने कहा कि आप इसको किसान और नौजवान के लिए समर्पित करो। और जो मुझे देखने को मिला, हमारे विपक्ष के साथियों ने जो कहा है, उससे मैं बहुत आशान्वित हूँ कि वो मजबूती के साथ रोजगार के सवाल को और किसानों के सवाल को इस विधानसभा सत्र में उठाएंगे। बल्कि इस विधानसभा सत्र के अंदर तो मुझे भरोसा है इस बात का कि जो पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला के भूस्खलन पीड़ित हैं, उनका मामला भी उठेगा, जो बेघर हो गए हैं। और ये माल्टे इत्यादि के का मामला उठेगा। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, इकबालपुर की चीनी मिल और आदि का वो मामला भी उठेगा। धान का भी पेमेंट नहीं हुआ है। मामले बहुत सारे हैं, इसीलिए हमारे विधायक गणों को चिंता है कि केवल 3 दिन का सत्र क्यों। और उसके लिए मुझे पता चला है कि कुछ नौजवान साथियों ने गांधी पार्क में धरना देने का भी काम किया ताकि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए करके। बहरहाल सरकार विधानसभा से भाग सकती है, मगर जनता से नहीं भाग सकती है। और यदि वो जनता को के सवालों को आगे लेकर के नहीं चलेंगे तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैंने तय किया है, अपने बेरोजगार नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि कल मैं, क्योंकि मैं विधानसभा में नहीं हूं, मैं कहीं और भी किसी ऐसी संस्था में नहीं हूं जहां मैं आपकी आवाज़ को उठा सकूं, तो मैं अपने घर पर 1 घंटे का कल आप बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में और उत्तराखंड को रोजगार मूलक उत्तराखंड के रूप में विकसित किया जाए, इसके लिए उपवास रखूंगा। और मैं निरंतर आपके साथ खड़ा हूं, एक चाचा के तौर पर, एक ताऊ के तौर पर। मेरा समर्थन आप नौजवानों और आपके संघर्ष के साथ है। मैं इतना ही आपसे कहता हूं कि हिम्मत रखिए, और यदि आप हिम्मत रखेंगे तो रास्ते आगे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।